नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से अपने लेबर कमिश्नर द्वारा जारी एक आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, जिसमें सभी अर्ध न्यायाधीश अधिकारियों को कॉज लिस्ट में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लिंक प्रदान करने को कहा है, ताकि पक्षकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कार्यवाही में शामिल हो सके। ये देखा गया कि कोविड-19 मामलों में हालिया वृद्धि का हवाला देते हुए ये सरकारी आदेश सभी अर्ध न्यायिक अधिकारियों को सुनवाई के लिए वीसी लिंक प्रदान करने की आवश्यकता है। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को तमिल अभिनेत्री तमिसेल्वी उर्फ मीरा मिथुन द्वारा दायर अग्रिम जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिस पर उनकी आगामी फिल्म पिया कोनेम के निर्माताओं के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चैट में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के खिलाफ अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन की पीठ ने पुलिस विभाग को अभिनेत्री को गिरफ्तार करने और मामले की जांच करने का निर्देश दिया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के साथ पठित आईपीसी की धारा 294 बी, 153, 504, 505 आई बी और 506 आई के तहत आरोपित अभिनेत्री ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। निर्माता सुरलीवेल द्वारा दायर एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी। अपनी याचिका में अभिनेत्री ने दावा किया कि कथित घटना के समय वो एक अंतिम संस्कार में शामिल हो रही थी। उसने आगे दावा किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि उसने निर्माता से बकाया की मांग की थी। उनके मुताबिक प्रोड्यूसर ने धमकी दी है कि वो उनके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराएंगे। आगे दावा किया कि वे इस मामले में निर्दोष है और कथित घटना से किसी भी तरह से जुड़ी नहीं है। जब मामला कोर्ट के सामने आया तो सरकारी वकील ने एक्ट्रेस को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने आगे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि अभिनेत्री को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया में इस तरह की अश्लील, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने की आदत है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि महामारी के दौरान किताबों को जेल के कैदियों के लिए दवाओं और सब्जियों की तरह आवश्यक वस्तु के रूप में नहीं माना जाता। कोर्ट ने जेल अधिकारियों कैदियों को आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रखकर बुक पार्सल स्वीकार करने की अनुमति दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव में वरिष्ठ पत्रकार गौतम नवलखा को हाउस कस्टडी से इनकार करने के आदेश पर सुनवाई के दौरान कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट के विधि लिपिक सह अनुसंधान सहायकों, लॉ क्लर्क्स कम रिसर्च असिस्टेंट्स ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को पत्र लिखकर सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ाने की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हो रही है और उन्हें महंगाई से छूट के माध्यम से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। पत्र में यह भी रेखांकित किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के रूप में उन्हें अपने वेतन पर ही गुजारा करना होगा, जो पिछले 6 वर्षों से स्थिर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 82 वर्षीय व्यक्ति को पेश करने का निर्देश दिया है, जो लगभग 11 महीने पहले प्रयागराज के टीबी सप्रू अस्पताल से कोविड की दूसरी लहर के दौरान लापता हो गया था। लगभग 11 महीने पहले अदालत के समक्ष पेश किया गया था। न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी और न्यायमूर्ति जयंत बैनर्जी की खंडपीठ ने भी प्रथम दृष्टया टिप्पणी की कि लापता व्यक्ति को प्रतिवादियों की अवैध हिरासत में रखा गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में कहा गया है कि यदि पति के पास पर्याप्त साधन है तो वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है और वो अपनी नैतिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह भी कहा कि ये प्रावधान ये सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि महिलाओं और बच्चों को पति द्वारा भरण पोषण प्रदान किया जाए, ताकि उन्हें संभावित खानाबदोशी और निराश्रित जीवन से बचाया जा सके। दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली दंगों के एक मामले के संबंध में एक नूर मोहम्मद उर्फ नूरा को सभी आरोपों से बरी कर दिया, ये देखते हुए कि उसे दोषी ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत नहीं है। एफआईआर 129/2020 खजूरी खास थाने में दर्ज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट ने धारा के तहत आरोपित नूरा को बरी कर दिया।
उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 147, 148, 454, 392, 436 और 149 के तहत 31 अगस्त 2021 को आरोप तय किए गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने आश्वासन दिया कि ये सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगा कि बार बार हड़ताल बुलाना, बहिष्कार के आह्वान और अदालत में सक्रिय कार्य से परहेज के प्रस्तावों पर रोक लगाई जाए। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ के समक्ष राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की अनुपलब्धता या कमी के संबंध में स्वतः संज्ञान मामले में अदालत की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को राजस्व खुफिया निदेशालय DRI, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB और सीमा शुल्क विभाग को NDPS अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत मामलों का एक बयान अपने रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया, जिसमें पिछले 5 वर्षों के दौरान शहर के विभिन्न न्यायालयों में संबंधित विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की खंडपीठ ने NDPS मामलों में अभियोजन पक्ष द्वारा काल्पनिक गवाहों का हवाला देने के संबंध में न्यायालय के एक अधिवक्ता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के मद्देनजर पारित किया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि दुर्घटना के समय वाहन बीमा पॉलिसी के नियमों और उद्देश्य के उल्लंघन में था। मामले के संक्षिप्त तथ्य: मृतक पद्म ट्रैक्टर ट्रॉली मालिक के यहाँ मजदूरी का काम करता था। एक दिन मृतक अन्य मजदूरों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था कि ट्रैक्टर सड़क किनारे खाई में गिर गया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत रेलवे ट्रैक पार करने में अपनी लापरवाही से होने वाली यात्री की मृत्यु होने पर रेलवे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। जस्टिस G अनुपमा चक्रवर्ती ने कहा कि मुआवजा तभी दिया जाएगा जब अप्रिय घटना का मामला बनता है। पीठ ने कहा, मृतक के बेटे के मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि दुर्घटना मृतक द्वारा ट्रैक पार करने के लापरवाही का परिणाम थी, इसलिए अपीलकर्ता रेलवे से किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा था कि आखिरी बार साथ में देखे गए के सबूत से ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि मौत आरोपी के हाथों हुई है। न्यायमूर्ति SG डिगे और न्यायमूर्ति साधना S जाधव ने कहा कि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आरोपी गणेश ने घटना के बाद मृतक संजय को छोड़ दिया था और ये तथ्य कि वे एक साथ थे, इस आरोप में ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि मौत आरोपी के हाथों हुई है। गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में वैवाहिक विवाद में पारित FIR और 2 सिद्धि के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें शामिल अपराध गैर गंभीर और निजी प्रकृति के हैं। जस्टिस इलेश वोरा की खंडपीठ ने दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 7 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A, 323, 294B, 506(1) और 114 के तहत 10 FIR पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अहमदाबाद द्वारा पारित 2 सिद्धि का आदेश रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उस विवाहित जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश दिया है जिसने लड़की के परिवार की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह किया है। इस तथ्य के मद्देनजर कि लड़की का चयन यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद के लिए हो गया है, हालांकि उसके पिता उनके मूल शिक्षा दस्तावेज प्रदान नहीं कर रहे हैं। अदालत ने SP मुरादाबाद को निर्देश दिया है कि वो लड़की के पिता की कस्टडी से सभी दस्तावेज प्राप्त करे और उसके बाद उनको लड़की को सौंप दिया जाए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।